दोस्तों, द नन पार्ट 2 मूवी की कहानी 1956 से शुरू होती है। यह सन 1956 की बात है। चर्च में एक फादर प्रार्थना कर रहे हैं। दीवार पर एक पेंटिंग टंगी हुई है जिसकी आंखें नहीं है। फादर की मदद के लिए चर्च में एक लड़का था जिसे वो वाइन लेने भेजते हैं। वो लड़का वाइन लेने जाता है तब उसे कुछ अलग दिखता है। वो देखता है कि वाइन एकदम गर्म होकर उबाल रही है। फादर लड़के के साथ क्या है यह देखने के लिए जाते हैं। तभी अचानक फादर के शरीर में आग लग जाती है और कुछ ही पलों में उनकी जलकर मौत हो जाती है। उसके बाद एक आदमी सूटकेस लेके बाहर जाते हुए दिखाई देता है और उसके पीछे अब हमें एक साया दिखाई देता है जो वलक यानी वो नन होती है। इसका मतलब वलक नन ने ये काम उस आदमी से करवाया था। स्टोरी अब दूसरे शहर में शिफ्ट होती है। यहाँ पर सिस्टर आयरन है जो एक मेन कैरेक्टर है। उन सिस्टर्स में एक ऐसी सिस्टर भी है जो आयरन की दोस्त है लेकिन गॉड को नहीं मानती और उसके पिता ने उसे जबरदस्ती वहां भेजा था। लेकिन एक बात है कि डेब्रा को सिस्टर आयरन अच्छी तरह से समझती भी है और समझा भी सकती है। अब कहानी एक बोर्डिंग स्कूल में चली जाती है जहां कुछ लड़कियां शैतानी करते हुए दिखाई देती है जो कि प्रिंसिपल के केबिन में कॉकरोच छोड़ देती है। यहाँ मॉरिस नाम का एक नौकर है जो वहाँ की टीचर में इंटरेस्टेड है। दूसरी एक मेन कैरेक्टर सोफी है जो मॉरिस की दोस्त होती है। वो लड़कियां सोफी को परेशान कर रही होती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है और मॉरिस को अपने कमरे में कॉकरोच होने की कंप्लेंट करती है। हम देखते हैं कि अगले दिन कुछ सामान की डिलीवरी का काम करते हुए एक लड़की एक कमरे में मॉरिस को देखती है जो अजीब तरीके से दिखाई दे रहा था। लड़की उसका भयानक रूप देखकर भाग जाती है लेकिन तभी वहाँ पर वलक आकर उस लड़की को मार डालती है। इससे हम समझ सकते हैं कि वलक ने मॉरिस के शरीर पर कब्जा कर लिया है। आयरन अब एक सपना देखती है जिसमें मॉरिस उसे बचाने के लिए कह रहा था जो कि सच्चाई से अब मेल खा रहा था। सिस्टर आयरन से एक कार्डिनल मिलने आते हैं जो उसे बहुत सारी दुर्घटनाओं के बारे में बताते हैं जिसमें सिस्टर फादर और नन बनने आई लड़कियों ने खुदकुशी कर ली थी। वो ये घटना भी बताता है जिसमें वह फादर जलकर मर गए थे। यह कार्डिनल अब कहते हैं कि चर्च चाहता है कि आयरन इस सब की तहकीकात करे क्योंकि वो इस सब से पहले ही गुजर चुकी थी। वो इसके लिए ना करती है क्योंकि वो ऑलरेडी सेंट काटा में मरते मरते बची थी। लेकिन यह फादर उसे कहते हैं कि पहले तुमने एक चमत्कार करके दिखाया था और अब भी कर सकती हो। सिस्टर आयरन अब निकल चुकी है जबकि सिस्टर डाबरा भी चुपके से उसके पीछे चली जाती है और ट्रेन में उसे मिलती है। डाबरा के पास अपने कुछ कारण थे जिसकी वजह से वो किसी चमत्कार पर यकीन नहीं करती, लेकिन आयरन उसे बताती है कि बहुत सारी चीजें यकीन करने से बदलती है। उसी रात सोफी की स्कूलमेट उसे परेशान करने की सोचते हैं। वो उसे चैपल में ले जाती है जहां किसी का भी जाना मना था। उसे एक कांच की पेंटिंग में देखने के लिए कहती है। वो उसे वहां उलझा के रखती है और वहां से भाग जाती है। सोफी महसूस करते हैं कि उस कमरे में कुछ तो हो रहा है जो सही नहीं है। सोफी वहां से भाग जाती है लेकिन वो लड़कियां उस रूम का दरवाजा बंद कर देती है। तभी मॉरिस वहां पर आता है और उसे रूम से बाहर निकालता है। तभी सोफी की माँ वहां आकर उसे ले जाती है। अब सिस्टर आयरन और डेब्रा उस चर्च में आई है जहां उस फादर की जलकर मौत हुई थी। वो पेंटिंग देखती है जो एक सेंट लूसी की थी जिन्हें समाज के लोगों ने जलाया था, लेकिन वो मरी नहीं तो लोगों ने उसकी आंखें नोच ली थी। अब आयरन वहां की सिस्टर से उस लड़के का जिक्र करती है जिसने फादर को मरते हुए देखा था। वहां और एक हेल्पर था जो फादर के मौत के बाद वहां से चला गया था। आयरन समझ जाती है कि वही मॉरिस है। आयरन डेब्रा को बताती है कि मॉरिस और इसमें उसकी पहले वलक से जान बचाई थी और अब वलक ने मॉरिस पर कब्जा करके रखा है और उसका इस्तेमाल करके बहुत लोगों को मार रही है। सोफी के स्कूल में सोफी की माँ और मॉरिस बात कर रहे थे। सोफी यह सब खिड़की से देख रही थी। सोफी की माँ वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद काम करते करते मॉरिस एकदम से ऊपर देखने लगता है। यह बात सभी को बहुत अजीब लगती है। उसके बाद सोफी को अपनी माँ की आवाज आती है जो उसे बुला रही थी। सोफी आवाज सुन के ऊपर एक कमरे में जाती है जहां वह दरवाजा खोलती है और वहां उसे वलक दिखती है। सोफी वहां से नीचे भाग जाती है तब उसे दीवार में उसकी तस्वीर दिखती है। आयरन अब जिस शहर में आई थी वहां उसे वो लड़का दिखता है जो उस दिन फादर के साथ था। आयरन को उससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। आयरन अब उस लड़के का पीछा करते हुए एक सुनसान गली में आ जाती है जहां उसे एक स्टैंड पर बहुत सारे मैगजीन दिखते हैं। वहां उन मैगजीन के पन्ने इस तरह पलटते हैं कि उसमें उसे वलक की तस्वीर दिखाई देती है। आयरन को पीछे से कुछ आवाज आती है लेकिन जब वह पलटती है तब वलक उस पर हमला करती है और आयरन बेहोश हो जाती है।
बेहोश होने से पहले आयरन को कुछ झलक दिखाई देती है जिसमें वह देखती है कि एक आदमी किसी औरत की आंखें निकाल रहा था। यह झलक सिस्टर आयरन को इसलिए दिखाई देती है क्योंकि सेंट लूसी की आंखों से उसका कुछ ताल्लुक था। तभी डेब्रा आके आयरन को घर ले जाती है। जब उस स्कूल में उस प्रिंसिपल को मॉरिस पीट करके खड़ा दिखता है। मॉरिस पलटता है और वो अपने होश में आ जाता है। अगले सीन में प्रिंसिपल अब उस चैपल के सामने जाती है जो बंद करके रखा था। तभी उस दरवाजे को अंदर से कोई धक्का देता है। वो प्रिंसिपल लॉक खोल के अंदर जाती है। प्रिंसिपल को उस कमरे में अपना बेटा दिखाई देता है जो बहुत साल पहले वहां पर मर गया था। प्रिंसिपल टॉर्च पकड़ के उसे ढूंढते हुए उसके पीछे जाती है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती होती है। अब वॉलेट यानी नन उसके बेटे का रूप लेकर उसके सामने आ जाती है और लोहे की चेन से उसकी जान लेती है। अब आयरन को होश आता है। वह डेब्रा को बताती है कि उस शैतान को कुछ बहुत बड़ी चीज चाहिए और वह मॉरिस को मोहरा बना रही है। डेब्रा उसे बताती है कि जब वह बेहोश थी तब वह छोटा लड़का उससे से मिलने आया था और उसे एक लॉकेट देकर चला गया। आयरन उस लॉकेट को देखती है। उस पर कुछ अलग सा निशान होता है जो उन सारे लोगों के पास होता है जिन्होंने सुसाइड कर ली थी। इसका मतलब उन सारे मरे हुए लोगों का एक दूसरे के से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। अब सोफी की माँ को उस स्कूल के प्रिंसिपल की लाश मिलती है। मॉरिस सोफी को ढूंढते हुए ऊपर जाता है। वो मॉरिस से कहती है कि मैडम कभी चैपल में नहीं जाती थी, यहाँ कुछ सही नहीं है। सोफी ने ना कुछ देखा था ना कुछ सुना था, लेकिन उसे कुछ महसूस हो रहा था। आयरन और उसके दोस्त अब एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ वह लाइब्रेरियन से मिलते हैं। वह लाइब्रेरियन उन्हें एक बुक दिखाता है और बताता है कि यह सिंबल जो मरे हुए लोगों के पास मिला है वो सेंट लूसी के परिवार का चिन्ह है। वो सारे लोग जिन्हें वलकनन ने मारा ताकि वो उनसे सेंट लूसी की आंखें मिल जाए। वो डेविल सेंट लूसी की आंखें लेना चाहता है जिससे वो अपनी शक्तियां वापस ले सके। वो डेविल पहले एक फरिश्ता था जिसे भगवान ने नकार दिया था और उसकी सारी शक्तियां छीन ली थी। लाइब्रेरियन आयरन को सेंट लूसी की आंखों का इस्तेमाल करके डेविल को हराने की सलाह देता है। वह आयरन को वो आंखें कहाँ मिलेंगी ये भी बताता है। आयरन अब अपनी माँ की यादें अपनी दोस्त को बताती है और कहती है कि उसकी माँ को कुछ शक्तियाँ हासिल थी जिससे उसे चीजें दिखती थी, लेकिन आयरन के पिता ने उन्हें पागल समझा और उनके परिवार से दूर कर दिया। सोफी, उसकी माँ और मॉरिस डांस कर रहे होते हैं। तभी मॉरिस को एक सदमा आता है और वो नीचे गिर जाता है। मॉरिस उठता है और देखता है कि सोफी के पीछे वह नन खड़ी है। तीनों जान बचा के वहां से भाग जाते हैं। आयरन और उसकी दोस्त अब उस स्कूल में आ गए हैं जहां पर मॉरिस, सोफी और उसकी माँ है। आयरन मॉरिस को सोफी से दूर हटने के लिए कहती है और बताती है कि वह डेविल अब मॉरिस के अंदर है। जब उसने मुझे बचाया था तब उस डेविल ने मॉरिस को पकड़ लिया था। अब मॉरिस की उंगलियां, हाथ और गर्दन अजीब तरीके से सख्त हो जाते हैं और घूमने लगते हैं और उसकी आंखें देखकर हम समझ सकते हैं कि वलक ने उस पर कब्जा कर लिया है। आयरन अब उसके पीछे जाती है लेकिन नन उसे अपनी शक्तियों से दूर फेंक देती है। आयरन अब अपना क्रॉस लेकर मॉरिस के अंदर के वलक को आदेश देती है कि वह उससे बाहर निकल जाए। मॉरिस कुछ देर के लिए घुटनों पर बैठ जाता है। तभी आयरन की दोस्त आकर उसके सिर में मार देती है। आयरन और उसकी दोस्त अब मॉरिस को बांध के रखते हैं और चैपल में चले जाते हैं। सोफी आयरन को बताती है कि वह बकरा डेविल है। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तब उसकी आंखें लाल हो जाती है। आयरन को अब वह जगह मिल जाती है जहां सेंट लूसी की आंखें होने की संभावना है। आयरन को अब गड्ढा खोदने के बाद सेंट लूसी की आंखें मिल जाती है। यह वही चीज है जिसे वह शैतान भी ढूंढ रहा है और अपनी ताकत बनाना चाहता है। डेब्रा और सोफी की दोस्त को वहां एक मॉन्स्टर दिख जाता है जो बकरे के भेष में होता है। अब दोनों भाग के एक रूम में चले जाते हैं और वह शैतान उनके पीछे चला आता है। अब वो डेविल उस रूम में बैठी लड़कियों पर हमला करके उन्हें हवा में उछालता है। सारी लड़कियां कमरे से बाहर भाग जाती है और यहाँ बंधा हुआ मॉरिस भी छूटकर बाहर आ जाता है। मॉरिस आयरन के ऊपर हमला करता है लेकिन वक्त रहते सूफी सेंट लूसी की आंखें लेकर भाग जाती है। सारी लड़कियां और आयरन की दोस्त एक छोटे से कमरे में छुपकर बैठी है। एक लड़की खिड़की से बाहर जाती है तो उसे प्रिंसिपल मैडम लरेन दिखाई देती है और वो भी उस पर हमला करती है। सोफी के पास अब सेंट दूसरी की आंखें हैं जिसे ढूंढते हुए मॉरिस के रूप में नन वहां आ जाती है। मॉरिस अब बुरी तरह से सोफी के पीछे पड़ा है। वो सोफी पर हमला करता है लेकिन रस्सी टूटने की वजह से वह नीचे गिर जाता है। सोफी अब भागते भागते आयरन के पास जाती है। आयरन उसके हाथ से सेंट लूसी की आंखें लेती है। तभी वहां पर पीछे से मॉरिस आ जाता है। आयरन बिना वक्त गवाए मॉरिस पर उन आंखों से हमला करती है।
अब मॉरिस यह हमला सहन नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। आयरन और सोफी को मॉरिस से लगाव होने की वजह से वह बहुत दुखी होती है। आयरन अब मॉरिस के पास जाती है, लेकिन तभी अचानक मॉरिस जाग जाता है और आयरन के हाथ से सेंट लूसी की आंखें छीन लेता है। अब मॉरिस उन आंखों की शक्ति की वजह से बहुत ताकतवर हो चुका है। वलक सबकी जान लेने के पीछे पड़ी हुई है। यहाँ सारी लड़कियां वलक से बचने के लिए दरवाजे बंद कर देती है, लेकिन कहीं और एक ही समय पर नन सोफी और आयरन की जान लेने के पीछे पड़ी है। वलक अब आयरन को जला देती है। आयरन दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती, तभी उसको अपनी माँ की याद आती है। वही आयरन नीचे गिर जाती है। इन बुरी शक्तियों के प्रभाव से एक वाइन का बैरल फूट जाता है और उसमें से वाइन बहने लगती है। वो नन अब मॉरिस की मदद से सोफी को मारना चाहती है। आयरन को महसूस होता है कि उसकी माँ के पास जो शक्तियाँ थी वो उसमें भी है और वो अपनी दोस्त की मदद से वाइन को खून में बदल देती है। वलक नन अब उस पवित्र खून की वजह से जल जाती है। आयरन के विश्वास में एक अनोखी ताकत थी जिससे ये मुमकिन हुआ था। शैतान के मर जाने से मॉरिस भी अब ठीक हो जाता है। दोस्तों, ऐसे लेटेस्ट मूवीज के एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।